स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन जी सेवियर मैथमेटिक्स 01 प्लान। तो सबसे पहले सबको गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पता नहीं बच्चे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में चले गए आज। थ्रू आउट द डे मैं देख रहा हूं सारे जी सेवियर के सेशंस में स्टूडेंट बहुत ही कम दिख रहे हैं, 20 15 25 से। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मुझे पता है जब इस टाइप का मतलब इस फेज में आते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो ज्यादातर आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो अपना हौसला छोड़ देते हैं, अपना मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और गेट की प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। खुद में कॉन्फिडेंस लाओ। ऐसा ना हो कि अभी मतलब तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि मतलब तुमने लास्ट टाइम पे लास्ट एंड पे प्रिपरेशन छोड़ दिया और पीछे के तुम 8 से 10 महीने भूल गए कि कितनी तुमने मेहनत की थी। तो ये बात याद रखो, ये बात याद रखो। इस टाइम पे अगर तुम प्रिपरेशन छोड़ रहे हो तो सबसे पहले पीछे जो तुमने टाइम दिया है वो देखो। अगर प्रिपरेशन छोड़ दिए तो पीछे जो इतना कंसिस्टेंसी के साथ तुम अपना पढ़ रहे थे वो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो थ्रू आउट द जर्नी जब तक हमारा फरवरी में एग्जाम नहीं होता है, आपको क्या करना है, रिदम मेंटेन करना है गेट की प्रिपरेशन के लिए। कंसिस्टेंसी दिखाइए, कंसिस्टेंसी दिखाइए और मेंटेन रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। इसमें मुझे क्यों पीछे? ओके लाइव। तुम कौन सी एंट्री का सोच रहे थे? कल जैसे मैंने एंट्री की थी जंप मार के, वैसी एंट्री का सोच रहे थे क्या? आज ऐसा नहीं होने वाला, वो ऐसे ही हो गया था नेचुरली मतलब। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो देखिए, मेरी बात कान खोल के गौर से सुनिए कि आप कृपया करके प्रिपरेशन को ना छोड़ें। देखिए, आपको ऐसा लगता है गेट में 1 लाख से ऊपर फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट्स पर ब्रांच। अगर मैं ईसी की बात करूं और इलेक्ट्रिकल के, आईएन के तो 10,000 के पास होते हैं, लेकिन जो आपका कंपटीशन होता है वो 10,000 स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। वो जो 1,25,000 सिर्फ आंकड़ा दिख रहा है आपको, उनके साथ कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स के साथ है। मतलब ऐसा 10,000 भी नहीं, 3-4 हजार, 4-5 हजार मान लो, जो लास्ट टाइम तक फरवरी तक अपना रिदम मेंटेन करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। और बाकी के जो आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं वो दिसंबर आते आते छोड़ देंगे, वो किसी जेई के एग्जाम में लग जाएंगे, या क्योंकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते या उनका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता। बिकॉज ऑफ इनप्रॉपर टाइम मैनेजमेंट वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि स्टडी हमसे नहीं हो पाएगा स्टडी। इसलिए मैं बोलता हूं ज्यादा एग्जाम मतलब ज्यादा ब्रांचेस में ना देखें, ज्यादा एग्जाम्स की रैंडमली प्रिपरेशन ना करो। किसी एक एग्जाम को पकड़ो। और अगर आप टेक्निकल में इंटरेस्टेड है कि आपको टेक्निकल फील्ड में ही आगे मूव करना है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जॉब्स इतनी कम है तो इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, बैंकिंग में भी जा रहे हैं। ठीक है, पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इंजीनियरिंग में जॉब्स कम होगी तो वहां जाएंगे। लेकिन अगर आपको टेक्निकल में जाने की इच्छा है तो सिर्फ गेट का सिलेबस अच्छे से थ्रू आउट स्टडी करो। क्योंकि आप देखोगे अभी जब इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुए थे शायद 2017 में, तो उसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट गेट जैसा ही है। टेक्निकल की अगर बात करूं मैं, जीएस उसमें एड ऑन है। ओके, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, अभी यहां पे ध्यान दें, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था कल हमने डिस्कस किया था डेफिनेट इंटीग्रल्स, और डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। और देखते ही देखते हमने गेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज असाइनमेंट, जैसे कि आपको टेलीग्राम, किसी को भी कोई भी अपडेट मिलेगा 1-to-1 मतलब 2-वे कम्युनिकेशन जो होगा मेरे साथ सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ही होगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे देना आप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है। और आज मैं आपको कुछ गाइड करूंगा कि आपको 250 डेज में कौन से वीडियो आपको देखने हैं। क्लियर इतनी बात? तो चलिए अभी करना क्या है, देखो असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स आपका, और एरिया बिटवीन टू कर्व्स वो वाला पूरा वहां पे क्वेश्चंस मैंने दे दिए। ऑलमोस्ट 20 to 21 क्वेश्चन है, वो सॉल्व करना बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसमें 6 से 7 क्वेश्चन होंगे एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स और एरिया बिटवीन टू कर्व्स, और 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे डेफिनेट इंटीग्रल से, और 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे गामा फंक्शन के, जो कि हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं। हमारे इंटीग्रल कैलकुलस में आज का लेक्चर खत्म होने के बाद 2 टॉपिक ही बचेंगे। एक बचेगा आपका गामा फंक्शन, दूसरा बचेगा ट्रिपल इंटीग्रल। तो कल हम गामा फंक्शन डिस्कस करेंगे, परसों ट्रिपल इंटीग्रल डिस्कस करेंगे, और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें ग्रीन्स थ्योरम पढ़ेंगे। और जो डबल इंटीग्रल, जहां से आप ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, डबल इंटीग्रल में ज्यादा केस बनते हैं। एक तो डबल इंटीग्रल आपका डायरेक्टली सोल्व हो जाता है, दूसरा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना पड़ता है, जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। वो सारी चीजें 250 डेज प्लान में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है, तो वो 5 से 6 लेक्चर आपको देखने हैं। तो चलिए
किसी को कुछ डाउट है? ओके हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला मैं बता चुका हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला मैं बता चुका हूं। उसमें दो वेरिएबल आएंगे, और दो वेरिएबल के केस में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना मैंने सिखाया था, जिसमें पी क्यू आर एस टी हमने फाइंड किया था। तो जो असाइनमेंट में वो शॉर्ट डिस्टेंस वाला है एक क्वेश्चन होगा, शॉर्ट डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन है असाइनमेंट में, वो आप यूज कर सकते हो, वो वाला मेथड जिसमें हमने मैक्सिमा और मिनिमा किसका फाइंड किया था, एक फंक्शन जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। क्लियर? आज का टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। आज का टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। उससे पहले मैंने कल आपसे एक वादा किया था कि कल मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स आपको लिखवा दूंगा फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो ये आप नोट कर लीजिए। अभी मैं इसमें क्या बताऊं कि ये डेरिवेटिव्स है कि x टू द पावर n, जैसे कि x टू द पावर n मतलब x टू द पावर -1 -2 -3 n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, n आ जाएगा आगे, और x टू द पावर क्या हो जाएगा, n में से एक को घटा दो, n में से एक को घटा दो, और नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 1/x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये डेरिवेटिव्स किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। तो उसका e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, sin इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? तो इतना आप नोट कर लो, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स आप नोट कर लो, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स आप नोट कर लीजिए कृपया करके, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स आप नोट कर लीजिए, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स यहां पे नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स। ओके, कहां खो गई है सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स? देखो यहां पे 50 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है और मुझे लाइक दिख रहे हैं 32। ये बहुत गम की बात है मेरे लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप वीडियो देखने आ रहे हो तो कम एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो, लाइक तो कर ही सकते हो, या उसमें भी तुमको कुछ दिक्कत होती है? ओके, नोट कर लिया? तो सिमिलरली सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स को भी नोट कर लो। इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो यहां पे जैसे कि ln x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln x। हम उल्टा जाएंगे, जब इंटीग्रेशन निकालना हो तो उल्टा जाएंगे। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x sec x, 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x, 1/√1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा sin इनवर्स x। और यहां पे क्या ऐड हो जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं होते, ठीक है? तो इंटीग्रेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट तभी आएगा जब क्या हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, जहां पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, या लोअर लिमिट, लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या हो, इंटीग्रेशन का डिफाइंड ना हो। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल है जहां पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइंड है, एक्स की लोअर वैल्यू एक्स की अपर वैल्यू डिफाइंड है, तो वहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा। तो चलो यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहां पे भी हम लिख लेते हैं, यहां पे भी उतने ही लिख लेते हैं। सातवां यहां पे लिखो मेरे साथ, सातवां क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x प्लस c। क्लियर? आठवां क्या होगा, आठवां होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x। देखो अगर आपको डेरिवेटिव्स आते हैं तो आप इंटीग्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव का उल्टा करोगे, एरो को उल्टा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा उस फंक्शन का। क्लियर? तो dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी, साइन इनवर्स x प्लस सी। तो ये चीजें आप नोट कर लो, 9 पॉइंट इसमें, 9 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स उसमें। बस यही आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही याद रखना है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, नोट हो गया? तो चलो नोट क्योंकि हो गया, यहां पे याद रखना n-1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। n-1 के इक्वल होगा वो स्पेशल केस होगा 1/x, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x।
थ्रू आउट दी कोर्स, थ्रू आउट दी कैलकुलस, जब भी हम log x लिखेंगे, अनलेस एंड अनटिल डिफाइन, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, वो log टू दी बेस 10 है, और जब log टू दी बेस e लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ln, नेचुरल लॉग। क्लियर? तो चलो अभी हम जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ते हैं, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। ओके, और एरिया बिटवीन टू कर्व्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेट में यहां से क्वेश्चन आते हैं। अभी से जो भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जितना मैं करवा रहा हूं उतना कर लेना, आप क्वेश्चंस आपके गेट में बन जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर करने बैठोगे। ओके, तो चलिए अभी हम करते हैं, अभी हम यहां पे और एक और बात, चलो एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन है? असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अच्छी बात है, आज का लेक्चर देख लो, उसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और मेरा कल वाला लेक्चर देख लेना, और प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ना, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छे से ट्राई करना, और नहीं सॉल्व हो रहे तो टेलीग्राम ग्रुप में डालना। एक बात मैं आपसे बाद में पूछूंगा, अभी नहीं, स्टूडेंट्स को आने दो, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे लास्ट में, जब क्लास खत्म होने की टाइम होगी तब अटेंडेंस लगाने आएंगे। ओके, अभी क्या लिखेंगे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझना कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना है। ये मैथमेटिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सिंपल आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो क्या होता है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स और एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स। तो यहां पे देखो क्या होगा, लेट अस से हम इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं पहले, फिर ज्योमेट्री में से हम मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे, ज्योमेट्री में से मैथमेटिक्स पे हम आ जाएंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, लेट अस से एक कर्व है, क्या है, एक कर्व है, इसको मैंने बोला y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कर्व को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक दूसरा कर्व है, यहां पे ध्यान दो, एक दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स का मतलब होता है ये दोनों कर्व्स के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। जैसे कि हमें पता है इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का लेते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसका मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, जब भी किसी फंक्शन का फाइंड कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल, उसका मतलब क्या होता है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया अंडर डेट कर्व, एरिया अंडर डेट कर्व। तो ये वाला जो एरिया है वो हम निकाल रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ध्यान देना कैसे इसको हम मैथमेटिकली कुछ रटने की जरूरत। ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एरिया बाउंडेड बाय दीस टू कर्व्स और एरिया बिटवीन दीस टू कर्व्स। ये एरिया में मैं इंटरेस्टेड हूं, ये एरिया मुझे निकालना है, ये एरिया मुझे निकालना है, ये एरिया मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब कैसे फाइंड करूंगा। अगर आपको सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आता है तो ये फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, देखो ये हम जाएंगे ए टू बी, ये क्या जाएंगे ए टू बी। तो देखो मुझे क्या करना है, अभी देखो अप्रोच कैसे होगा वो देखो, मुझे क्या करना है, इतना एरिया फाइंड करना है। तो अगर सिर्फ मैं एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लूं फ्रॉम ए टू बी, सिर्फ अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लूं फ्रॉम ए टू बी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स, एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स। और वो कितना होगा, इतना होगा, वो इतना होगा। उसमें से अगर ये वाला एरिया में इतना वाला पोर्शन सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम ग्राफिकली समझते हैं कैसे, ग्राफिकली समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स, एरिया बाउंडेड, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स। तो कैसे निकालूंगा वो देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी, ठीक है, ए से बी तक हमें जाना है। तो पहले मैं ये एरिया निकालूंगा, जो शेडेड रीजन दिख रहा है, ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स। और अगर ऊपर के डायग्राम के साथ कंपेयर करोगे तो क्या है, ये इतना एरिया, ये पूरा इतना एरिया, ठीक है। तो ये एरिया निकालना इजी है, सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल होगा। कैसे, लेटस से इसको बोलते हैं I1, ये एरिया क्या होगा, I1 नहीं बोलते, इसको बोल देते हैं A1। तो A1 मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B एफ ऑफ एक्स dx, एफ ऑफ एक्स dx। ये मेरा आया A1, इसको मैं बोल देता हूं A1। ये क्या आया, A1, ये मेरा A1 आया। अभी क्या निकालूंगा, what is the area under the curve g of x, what is the area under the curve y is equal to g of x। तो वो देखो क्या होगा, उसको भी मैं यहां पे ज्योमेट्रिकली आपको पहले दिखा देता हूं।
ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, बहुत ही बेचीता मार्कर। चलो ठीक है, ये मेरा है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये क्या है? y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, और लिमिट्स जो एंड स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होगा वो दोनों के बीच में कॉमन होगा। तो ये क्या लेंगे? फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b। अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्या फाइंड कर रहा हूं? एरिया अंडर द कर्व g ऑफ x। तो वो क्या होगा? ये वाला पोर्शन होगा जो मैं क्या कर रहा हूं, ब्लू रीजन कर रहा हूं, शेडेड रीजन ब्लू मार्कर के साथ। इसको लेटर से बोल देते हैं a2। ये क्या था? a1 था। ये क्या है? a2 है। तो a2 सिंपली क्या होगा? a2 सिंपली होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b g ऑफ x dx, g ऑफ x dx। और हमें क्या चाहिए था? a चाहिए था। तो अगर मैं a1 जो पूरा है, ये मेरा a1 है, उसमें से इतना वाला पार्ट a2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया a मिल जाएगा। वो क्या है? एरिया बिटवीन द टू कर्व्स और एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स। तो a चाहिए तो सिंपली क्या होगा? देखो, a अगर मुझे चाहिए तो क्या होगा? a1 माइनस a2। क्या होगा? a1 माइनस a2। a मेरा a1 क्या है? यहां पे देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b g ऑफ x dx। और यहां पे क्योंकि इंटीग्रेशन के लिमिट्स कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx। ओके, तो ये क्या हो गया? एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स और एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स, एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। ये आपको समझ में आ गया? एरिया मतलब इसका देखो क्या है, अगर मुझे फाइंड करना है क्या? एरिया बिटवीन द टू कर्व्स और एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स। तो सबसे पहले क्या लूंगा? जो ऊपर वाला फंक्शन है f ऑफ x, जो ऊपर वाला फंक्शन है f ऑफ x, ये लूंगा। उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा? जो नीचे वाला फंक्शन है, जो नीचे वाला फंक्शन है। आ रही बात समझ में? तो एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स और एरिया बिटवीन द टू कर्व्स अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करो? पहले ये फंक्शन बनाओ, पहले ये फंक्शन बनाओ। लेटर से मैं इसको बोल देता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b h ऑफ x dx, h ऑफ x dx। ये है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? यहां पे ध्यान दो, अगर एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड करना है और एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा इस फंक्शन को फाइंड करना, h ऑफ x को। किसको? h ऑफ x को। h ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे? जो ऊपर वाला फंक्शन है f ऑफ x, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? नीचे वाला फंक्शन g ऑफ x। क्या कर दो? g ऑफ x। और ये बात, एक बात याद रखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब से कैलकुलस स्टार्ट हुआ है, जब भी फंक्शन फाइंड करना है f ऑफ x या g ऑफ x, तो ध्यान दो उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में y को मतलब अकेला करना है, तो y के जो बाकी के जो साइड बचेगा राइट साइड पे, वो हमारा क्या होगा? फंक्शन f ऑफ x या g ऑफ x। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, f ऑफ x और g ऑफ x के राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा y दिखना चाहिए। y स्क्वायर, y क्यूब, y टू द पावर फोर्थ नहीं दिखना चाहिए। हमेशा क्या दिखना चाहिए? y टू द पावर 1। मतलब अगर ऐसी इक्वेशन बन रही है y टू द पावर 1 और सिंपली y इज इक्वल टू समथिंग, वो मेरा क्या होगा? f ऑफ x होगा या g ऑफ x होगा। अगर ऐसा इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, तो वो मेरा जो y स्क्वायर के इक्वल में है राइट हैंड साइड में, वो मेरा फंक्शन नहीं है। मुझे क्या बनाना पड़ेगा? दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके पहले y बनाना पड़ेगा, तब जो y के राइट हैंड साइड में आएगा वो मेरा क्या होगा? फंक्शन होगा। वो मेरा क्या होगा? फंक्शन होगा। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? और देखो दूसरी बात क्या है, ये दो हमें पॉइंट्स चाहिए a और b, और a और b क्या होंगे? ये होगा x इज इक्वल टू a, ये होगा x इज इक्वल टू b। दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पॉइंट है। तो ये कैसे निकालेंगे? ये हम ऐसे निकालेंगे, जिन दो पॉइंट्स पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? जिन दो पॉइंट्स पे दोनों ये कर्व क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, वो ये दोनों पॉइंट होंगे, क्योंकि हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही क्या आएगा? कॉमन एरिया आएगा। जैसे कि यहां पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कॉमन एरिया आ रहा है। ठीक है, लेट अस से g ऑफ x मेरा ऐसे होता, लेट अस से g ऑफ x मेरा ऐसे होता, फिर भी हमारा जो कॉमन एरिया होता वो तो इतना ही होता है, क्योंकि f ऑफ x कहां से जा रहा है? a से b तक। कहां से? a से b तक। या ऐसा बोल दो, अगर ऐसा केस होता,
ऐसा केस होता, अभी मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड, ऐसा अगर केस होता तो कहां से कहां तक होता एरिया, ये पूरा आगे का भी आ जाता। और पॉइंट्स कौन से आते हैं, ये 2 पॉइंट जहां पे दोनों कर्व्स क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दोनों के बीच में क्या है, कॉमन एरिया है। दोनों के बीच में क्या है, कॉमन एरिया बिटवीन टू कर्व्स, मतलब दोनों के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है, दोनों के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है। वो जो एरिया होगा यहां पे देखो, वो जो कॉमन एरिया होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, एक क्लोज्ड कर्व बनाएगा। ये क्या होगा, जो कॉमन एरिया होगा वो किससे इंक्लोज्ड होगा, एक क्लोज्ड कर्व से। किससे, क्लोज्ड कर्व से। तो इतना आइडिया काफी है। बाकी जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे अभी गेट का 1-2, तो आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं है? तो चलो सब चीजें नोट कर ली, फटाफट मुझे बता दो, सब चीजें नोट कर ली है, चीजें नोट कर ली। सारे डायग्राम्स आपके नोटबुक में होने चाहिए। मैं देखो इसे पागल नहीं बैठा हूं, मैं तो यहीं पे जो ए दिख रहा है यहीं से डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन लिखवा देता, लेकिन क्योंकि मुझे आपको अच्छे से पूरा गाइड करना था, ज्योमेट्रिकली चीजें समझानी थी, इसलिए मैंने देखो अलग अलग एफ ऑफ एक्स का अलग ड्रॉ किया a1 फाइंड करने के लिए, जी ऑफ एक्स का अलग से ड्रॉ किया a2 फाइंड करने के लिए, फिर हमने a निकाला a1 माइनस a2। क्लियर इतनी बात? ओके देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया तो नहीं आया, यहां पे ध्यान दो। तो पहला केस तो वही लिखा था जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर नहीं दिख रहा है तो वो देखो कि कौन से कर्व के जो लिमिट्स है वो छोटे हैं, मतलब दोनों कर्व्स के बीच में फिर कौन से लिमिट्स कॉमन होंगे, जो 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 लिमिट्स क्या होंगे, छोटे कर्व के होंगे, मतलब जिसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जिसका रीजन छोटा होगा, जिसका रीजन क्या होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट छोटा होगा। ओके तो अभी यहां पे हम देखते हैं, अभी यहां पे हम चीजों को देखते हैं। अगर देखो, अगर दोनों कर्व के बीच में अगर क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन अगर ज्योमेट्रिकली ऐसा डिफाइन कर देगा, मतलब ज्योमेट्रिकली अगर आपको कुछ फिगर दी है और डिफाइन कर रहा है, ये दोनों पॉइंट्स से कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे लेकिन ये दोनों पॉइंट्स हैं, अगर उस केस में फिर ज्योमेट्रिकली आपको फिगर देगा। देखो अगर पॉइंट ऑफ इंटर जो आप क्वेश्चंस करोगे, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में दिए होंगे, वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे, वो देखेंगे कैसे। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, फिर उसको ज्योमेट्री, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ज्योमेट्रिकली बताया था, वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं था, फिर लेकिन हमने देखा कॉमन रीजन कहां से, ए से बी तक है, कॉमन रीजन कहां से, ए से बी तक है। ओके तो चलो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं गेट के ही, बहुत ही। तो सिंपली देखो क्या करना है, सिंपली करना क्या है, हमें एरिया निकालना है, तो ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन से क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो हमें एच ऑफ एक्स मिल जाएगा। फिर एक्स के लिमिट्स फाइंड करो, एक्स के लिमिट्स कहां से मिलेंगे, जहां पे दोनों कर्व्स क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, कॉमन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होंगे, यहाँ पे एक्स के लिमिट्स होंगे। क्लियर? तो चलो वो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ये चीजें आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो बस फॉर्मूला यहां पे याद रखना, सिंपली क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को सबट्रैक्ट करना है। तो चलो यहां पे आ जाओ, असाइनमेंट आपको मिलेगा जेनिक लाइव ऐप में, असाइनमेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप में नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दूं। ओके चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल अच्छे समझना, एग्जाम्पल 1, आज का एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 बोला है, द एरिया बिटवीन द पैराबोला, द area between the parabola between the parabola the area between the parabola x square is equal to 8y, x square is equal to 8y, and the straight line y is equal to 8 is, and the straight line y is equal to 8 is, y is equal to 8 is। ओके तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स, तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए, जो भी फंक्शंस दिए हैं उनको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करो, उनकी ज्योमेट्री डिफाइन करो, फिर वहां पे कॉमन रीजन को क्या कर दोगे,
शेड कर दोगे, कॉमन रीजन को शेड कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे, उसके बाद देखोगे कि ऊपर कौन सा फंक्शन आ रहा है, नीचे कौन सा फंक्शन आ रहा है, तो h ऑफ x हमें मिल जाएगा। ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। फिर दूसरा चीज आएगा कि हमें किसकी, x की लोअर लिमिट चाहिए होगी और अपर लिमिट चाहिए होगी। वो कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जहां पे दोनों कर्व्स क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो दोनों पॉइंट्स निकालेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर उन पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट होंगे वहां से हमें क्या मिलेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ x। तो चलिए देखते हैं, तो इसका अगर हम ज्योमेट्री, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही देखो, इस एक क्वेश्चन को अगर समझ लोगे तो अभी जो दूसरा क्वेश्चन लूंगा उसका आंसर आप खुद ही बता दोगे। ओके, तो देखो पहला कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट यहां पे पहले ड्रॉ कर देता हूं। डायरेक्ट यहां पे देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं चीजों को, ब्लैक मार्कर इज नॉट वर्किंग, ओके नो प्रॉब्लम। पहला देखो कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ये एक पैराबोला है जो y एक्सिस के अक्रॉस क्या होगा, इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ये मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y क्या होगा, इट इज पैराबोला विच विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। जब y बराबर x बराबर 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0। इसका मतलब ये ओरिजिन से यूं पास होगा। क्लियर। और दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 8। तो स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 8 कुछ ऐसा दिखेगा आपको। स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 8 मतलब क्या होगा, एक लाइन होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा और y इज इक्वल टू 8 से वो पास होगा। y इज इक्वल टू 8 से वो क्या होगा, पास होगा। क्लियर इतनी बात। तो मुझे बताओ इन दोनों कर्व्स के लिए व्हाट इज द रीजन बिटवीन दीज टू कर्व्स, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। मतलब ये सिंपल मुझे दिख रहा है, दिस इज द एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दिस इज द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये क्या है, सिंपली जो दोनों के बीच में क्या है, कॉमन रीजन है। और कॉमन रीजन है कैसे देख रहे हैं, इस दोनों के बीच में दिख रहा है कॉमन रीजन है। और ये क्या है, इट इज द एरिया विच इज enclosed by this closed curve, enclosed by this closed curve। ओके, तो यहां पे देखो ये हमें सिंपली एरिया फाइंड करना है। तो मेरा टारगेट क्या है, इस एरिया को फाइंड करना, विच इज द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स, विच इज द एरिया बिटवीन दी टू कर्व्स। तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपल है। एरिया अगर निकालना हो तो सबसे पहले अभी लिमिट्स को भूल जाओ, अंदर क्या चाहिए मुझे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कौन सा होता है, ऊपर वाला फंक्शन। तो इस ध्यान दो, इस एरिया में ये क्या है, एरिया विच इज बिटवीन दिस टू कर्व्स। तो इसमें देखो ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला फंक्शन ये वाला है, y इज इक्वल टू 8 वाला। y इज इक्वल टू 8, इसको कंपेयर करो f ऑफ x के साथ। तो f ऑफ x मेरा क्या होगा, 8 होगा। यहां पे क्या होगा, 8 माइनस क्या करोगे, नीचे वाला फंक्शन। तो इस एरिया के रिस्पेक्ट में देखो, तो इस एरिया में देखो नीचे कौन सा फंक्शन है, ये वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y वाला। लेकिन अगर मैं g ऑफ x लिखना चाहता हूं तो किस फॉर्म में होना चाहिए फंक्शन, y इज इक्वल टू g ऑफ x के फॉर्म में, y इज इक्वल टू g ऑफ x के फॉर्म में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 8, y इज इक्वल टू, तो इसको हम g ऑफ x मान सकते हैं, इसको हम g ऑफ x मान सकते हैं। तो यहां पे क्या हमने लिखा, f ऑफ x, f ऑफ x में से हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे, g ऑफ x। और g ऑफ x मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 8 इंटू ये क्या होगा, dx, इंटू क्या होगा, dx। तो हमने क्या देखा, पहला स्टेप ये होगा कि देखो कि दोनों के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है। हमने देखा ये दोनों के बीच में कॉमन एरिया है, उसको हमने हाईलाइट कर दिया। फिर उस कॉमन एरिया में देखा ऊपर कौन सा फंक्शन है, हमने देखा ऊपर ये वाला फंक्शन है, y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 8, क्योंकि पहले हमें ऊपर वाला फंक्शन लिखना होता है। फिर हमने देखा इस एरिया में नीचे कौन सा फंक्शन है, नीचे ये वाला फंक्शन है, कौन सा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। लेकिन मुझे चाहिए gx, तो gx के लिए हमें y को अकेला बनाना पड़ेगा। y को अकेला बनाया तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 8। इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ x। कोई स्टूडेंट बोल सकता है यहां पे देखो ऊपर तो ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y ऊपर है, लेकिन कहां पे, इस रीजन के बाहर, इस रीजन के बाहर। लेकिन अगर मैं इस कॉमन एरिया की बात करूं, एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स की बात करूं, तो ऊपर कौन सा है, y इज इक्वल टू 8, नीचे कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y डायरेक्ट नहीं लिख सकते g ऑफ x। g ऑफ x के लिए क्या करना पड़ेगा, y को अकेला करना पड़ेगा। तो बाकी जो y के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में होगा वो मेरा क्या होगा, g ऑफ x। यहां पे y के राइट हैंड साइड में क्या है, 8, वो मेरा क्या होगा, f ऑफ x, वो क्या होगा, f ऑफ x। क्लियर इतनी बात। अभी क्या चाहिए, a और b, अभी क्या चाहिए, a और b। a और b कहां से निकलेंगे,
ये जो दो कॉमन पॉइंट्स निकालेंगे उनसे, यहां पे क्या निकालेंगे, कॉमन पॉइंट्स। तो देखो इस पॉइंट पे देखो, ध्यान देना, ग्राफिकली देखो, इस पॉइंट पे भी y क्या होगा, 8 होगा, y क्या होगा मेरा 8 होगा। और ये पॉइंट क्या है, इन दोनों कर्व्स के लिए कॉमन पॉइंट है। यहां पे ध्यान दो, ये वाला पॉइंट पे क्या, इस पॉइंट पे y, इस पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करना है तो x और y दोनों चाहिए सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस पॉइंट पे मुझे y पता है 8, लेकिन मुझे क्या चाहिए, अभी x चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। तो देखो ये दोनों पॉइंट क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब y इज इक्वल टू 8 पे भी है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y पे भी यही सेम पॉइंट है, ब्लू वाला पॉइंट, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व्स। मतलब इस पॉइंट पे अगर y इज इक्वल टू 8 है और सेम पॉइंट के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो पैराबोला का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, क्लियर। लेकिन इस पॉइंट पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, लेकिन मुझे y पता है 8, वो इसमें रख दूंगा, y इज इक्वल टू 8, तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64। तो चलो हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। तो मुझे हमेशा हम क्या करेंगे, दोनों कर्व्स के इक्वेशन लिखेंगे और दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सिंपली सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे एक कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, दूसरे कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 8। तो जब भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, ये तो मैंने ज्योमेट्रिकली चीजों को समझाया, इंटरप्रेट किया कि क्यों हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, क्योंकि उस पॉइंट के लिए दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के मतलब वैलिडेट करते हैं। एक इक्वेशन हम दूसरे इक्वेशन में बिठा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट दोनों कर्व्स के लिए कॉमन है, इसलिए दोनों पॉइंट मतलब कर्व्स पे अलग अलग पॉइंट दोनों हर चीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, अगर हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, तो दोनों कर्व्स के इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इन शॉर्ट ये मतलब है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है तो दोनों जो कर्व्स के इक्वेशन दिए होंगे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन आएगा x और y ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, वो दोनों क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो ये मेरा क्या है, इक्वेशन 1, ये मेरा क्या है, इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। यहां पे देखो कैसे होगा, ये इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 इन 1। तो y इज इक्वल टू 8 को सब्स्टिट्यूट करो तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो x क्या होगा, प्लस माइनस 8, x क्या होगा, प्लस माइनस 8। तो मुझे बताओ प्लस 8 कहां पे आएगा, माइनस 8 कहां पे आएगा, एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहां पे x होगा 8 और y तो ऑलरेडी पता है कितना है 8, क्योंकि ये कहां पे है, ये पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहां पे x होगा -8 और y क्या होगा, पॉजिटिव, वो तो 8 हमें पता है। तो हमें दो पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट लेटर से a, ये वाला पॉइंट b। तो हमें यहां पे दो पॉइंट मिल गए, एक ये वाला पॉइंट, एक ये दूसरा वाला पॉइंट। एक पॉइंट है -8,8, दूसरा पॉइंट है 8,8। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, लेकिन हमें यहां पे क्या चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसके, x के। तो इन दोनों पॉइंट्स में x कोऑर्डिनेट्स देखो, तो x कोऑर्डिनेट्स लोअर लिमिट क्या होगी, -8, क्या होगी, छोटा वाला 8, ठीक है, छोटा वाला x, क्योंकि हमने वहां पे जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हम कहां से जा रहे थे, x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू b, मतलब लेफ्ट से राइट तक। तो लेफ्ट से अगर हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे लोअर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू -8, राइट साइड में अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। सिंपली बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपली जब भी, ये तो मैंने यहां पे ज्योमेट्रिकली आपको चीजें समझाई कि क्योंकि इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू 8 है और सेम पॉइंट इस कर्व पे है, तो मतलब ये सेम पॉइंट इस कर्व पे है, तो मतलब y इज इक्वल टू 8 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों कर्व्स के लिए ये पॉइंट क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। बस ये मैंने ज्योमेट्रिकली समझाया और आपको क्या समझाया, मैथमेटिकली एक ही बात बताई, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं तो सिंपली क्या करो, दोनों जो फंक्शंस दिए होंगे, दोनों कर्व्स के जो इक्वेशंस दिए होंगे उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो दोनों पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर दोनों पॉइंट्स में जो पॉइंट लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो पॉइंट होगा वो आपको लोअर लिमिट देगा x का, और जो राइट मोस्ट साइड पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या देगा, x का अपर लिमिट, जैसे कि हमने जब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे थे वहां पे देखा था। कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तो जहां पे
लेफ्ट मोस्ट पॉइंट था वो क्या था, एक्स का लोअर लिमिट जो ए था, राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, एक्स का अपर लिमिट जो कि क्या था, बी था, क्या था, बी था। तो फटाफट इस ए को सॉल्व करो, सिंपल इंटीग्रेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करो, ये इवन फंक्शन है, इस वो वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। अरे यहां पे 70 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, एक भी आंसर नहीं आ रहा। 70 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है और एक आंसर नहीं दे पा रहा है स्टूडेंट। अगर इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दो। सिंपली एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स और एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स फाइंड करना। सिंपली टर्मिनोलॉजी याद करो, सिंपल टर्मिनोलॉजी याद करो। क्या, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को ढूंढो। एफ ऑफ एक्स मतलब ऊपर वाला फंक्शन, जी ऑफ एक्स मतलब नीचे वाला फंक्शन। एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को घटा दो तो आपका एच ऑफ एक्स बन गया। उसके बाद दूसरा, ये आपका 50% काम हो गया। 50% काम क्या होगा, एक्स का लोअर लिमिट फाइंड करना, एक्स का अपर लिमिट फाइंड करना। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए पहले क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सिंपली क्या करना है, जो दोनों कर्व्स के इक्वेशन दिए होंगे, इक्वेशन 1 और 2, उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करो, उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करो। दो अननोन होंगे, एक्स और वाई, दो इक्वेशन आपके पास होंगे, तो आपको यहां पे ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर देख लो एक्स का लोअर लिमिट क्या है, वो होगा ए, एक्स का अपर लिमिट क्या है, वो होगा बी। जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा वो आपको लोअर लिमिट देगा एक्स का, जो राइट मोस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स का आपको अपर लिमिट देगा। ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो आप इक्वेशन को रिड्यूस भी कर सकते हो, जैसे कि हमने कल डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी में सीखा। क्या लिख सकते हो, 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 8 of 8 minus x square by 8 dx। ओके, फिर से मिस्टेक हो गई है आपसे, कृपया करके इसको थोड़ा, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लिमिट 0 से 8 तक लेके इस फंक्शन को सॉल्व करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वही जो हमने इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी लगाया था, जो हमने इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी लगाया था। ये देखो अंदर वाला एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, तो आप इसको इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से 8 सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ओके, तो प्रोसीजर सब में सेम ही। अभी जो दूसरा एग्जांपल करवाऊंगा उसमें मैं ज्योमेट्रिकली इतना ध्यान नहीं दूंगा, डायरेक्ट देखो मैं मैथमेटिकली आपको सॉल्व करके बता दूंगा। 85.33 इज द करेक्ट आंसर। 85.33 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, इसको देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 फ्रॉम 0 to 8 minus x square by 8 dx। ये आपका आएगा 85.33 यूनिट स्क्वायर। ओके, आ गया सबका, आ गया सबका, यूनिट्स। ओके, आ गया सबका, बता दो मुझे। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड करना बहुत इजी है। अभी आपको देखो ये गेट के एग्जांपल करवा रहा हूं, गेट में इतने लेंथी एग्जांपल्स नहीं पूछते। अभी एक दूसरा एग्जांपल है, वो भी गेट का ही है, फटाफट इसका आंसर दे दो तो वो कर। 85.33 इज वेरी गुड, वेरी गुड। 85.33 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी दूसरा हम यहां पे करते हैं एग्जांपल। इसी में ही मैं यहां पे कुछ एडिट कर देता हूं क्वेश्चन में, और वो एग्जांपल आप भी ट्राई कीजिए। तो देखो सिंपली क्या करना है, पहले जो भी दिए होंगे दो कर्व्स, उनको ज्योमेट्रिकली आपको ड्रॉ कर, उसकी ज्योमेट्री आपको दिखानी है, मतलब उनका ग्राफ ड्रॉ कर दो। जो भी आपको फंक्शन, जो कर्व्स दिए गए हो, उनका मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करके, और वो जो कर्व्स देगा वो ऐसे ही देगा, या तो स्ट्रेट लाइन देगा या तो पैराबोला देगा, जिसके आप कर्व्स इजीली ड्रॉ कर सकते हो, जिसके कर्व्स आपको बाय हार्ट पता है वैसे ही देगा। आप उसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करो, ठीक है, उसका फिगर ड्रॉ करो, फिर उसमें देखो शेडेड, उसमें रीजन को शेड कर दो, जो क्या है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स और एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स। तो उसमें से देखो ऊपर फंक्शन, उस एरिया के रिस्पेक्ट में ऊपर कौन सा फंक्शन है, नीचे कौन सा फंक्शन है। ऊपर वाला फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, नीचे वाला फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स। दोनों का सब्ट्रैक्शन लोगे तो एच ऑफ एक्स मिलेगा। दूसरा टास्क क्या होगा, एक्स का अपर लिमिट फाइंड करना, एक्स का लोअर लिमिट फाइंड करना, वो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाल लोगे। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाल लोगे। तो चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद आपका ये वाला एरिया बिटवीन द टू कर्व्स वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम
जाएंगे कहां पे, कल जाएंगे गामा फंक्शन पे, फिर हम ट्रिपल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, या तो कल हम ट्रिपल इंटीग्रल्स पढ़ लेंगे फिर गामा फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे चलो होता है। तो ये क्या है, द एरिया बिटवीन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा बोला। द एरिया बिटवीन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू x एंड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 8। तो देखो गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, तो मोस्टली ऐसे ही आपके आएंगे, एक पैराबोला होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, मोस्टली केसेस ऐसे ही आएंगे जहां पे क्या होगा, दो स्ट्रेट लाइन एक पैराबोला होगा, या तो एक पैराबोला होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, या तो दो पैराबोला होंगे, या तो दो पैराबोला होंगे। तो ये सब चीजें सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसलिए गेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, हाँ इसके और भी एग्जांपल्स में करवा रहा हूं। देखो ये है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले इस कर्व को ड्रॉ करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करके। सबसे पहले क्या करो, इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करो, इसको ज्योमेट्रिकली दिखाओ। तो ज्योमेट्रिकली चलो मैं दिखा रहा हूं, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। देखो ज्योमेट्रिकली दिखाओगे उससे ही आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे दिख जाएगा। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। तो पहला देखो पैराबोला कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होगा पहले वाले जैसा ही सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये मेरा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला जो क्या होता है सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, क्या होता है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, ये मतलब चित्र मुझे बिल्कुल देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको फिर से ड्रॉ करूंगा। बिल्कुल आई डिड नॉट लाइक। ओके, तो चलो इसको फिर से मैं ड्रॉ करता हूं अच्छे से, बहुत खूबसूरती के साथ, ताकि आपका प्रेजेंटेशन नोटबुक में बिल्कुल अच्छा दिखना चाहिए, उसमें कोई भी हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक्स, ठीक है, तो ये मेरा होगा पैराबोला, ये मेरा, ओके, तो ये मेरा होगा पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x बराबर 0 है तो y भी 0 है, मतलब ये पैराबोला ओरिजिन से पास होगा। ओके, और दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x। स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x सिंपली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जो कि क्या होगा ओरिजिन से पास होगा, जिसका y इंटरसेप्ट क्या होगा 0, y इंटरसेप्ट क्या होगा 0 होगा। ओके, y इंटरसेप्ट मेरा क्या होगा 0 होगा। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो दोनों के बीच में, दोनों कर्व्स के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है, दोनों कर्व्स के बीच में कॉमन एरिया कौन सा, ये है दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे यहां से दिख ही रहा है, क्या है ओरिजिन है, वो क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा जब हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द कॉमन एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स, ये वाला जो मैंने क्या किया है ब्लू मार्कर से, जिसको मैं दिखा रहा हूं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो शेडेड रीजन है वो क्या है एरिया बिटवीन दी टू कर्व्स, क्या है एरिया बिटवीन दी टू कर्व्स। तो मेरा देखो अभी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ए क्या होगा, डायरेक्ट लिख दूंगा ए क्या होगा, ध्यान देना अभी लिमिट्स नहीं निकाल रहा हूं, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स क्या होगा और जी ऑफ एक्स क्या होगा वो देखो, वो देखो इस रीजन में देखो ऊपर कौन सा फंक्शन है, इस रीजन में ऊपर कौन सा फंक्शन है, ये वाला और ये वाला जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है। ब्लैक कलर क्या है, ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स। तो मेरा क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब इस केस में क्या आएगा एफ ऑफ एक्स मेरा आएगा x, और माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा नीचे वाला कर्व। तो इस एरिया में देखो नीचे वाला कर्व कौन सा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g ऑफ x। तो g ऑफ x मेरा क्या होगा एक्स स्क्वायर, g ऑफ x क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो मुझे f ऑफ x मिल गया, उसमें से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया g ऑफ x, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया g ऑफ x। क्लियर इतनी बात, यहां तक सब क्लियर हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए x का लोअर लिमिट, x का अपर लिमिट, वो कैसे मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सॉल्व करने का वही तरीका, मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, ये मेरा पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को क्या करो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो क्या करो, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट वो आपको पता है दो इक्वेशन हो दो अननोन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट 1 and 2, सब्स्टिट्यूट
1 * तो y इज इक्वल टू एक्स को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका मतलब क्या है, y की जगह x रख दो, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x बराबर 0,1। तो x एक x आया आपके पास 0, दूसरा x क्या आया 1। तो क्योंकि सीधी सी बात है x के दो वैल्यूज तो आएंगे ही, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो x के भी दो वैल्यूज आएंगे, y के भी दो वैल्यूज आएंगे, क्योंकि हमें दो पॉइंट चाहिए, दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। ओके, तो ये हो गया 0,1। तो मुझे बताओ कोई भी इक्वेशन यूज करो, अभी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, तो x फॉर x इज इक्वल टू 0, मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं 1 वाला, फॉर x इज इक्वल टू 0, y भी क्या होगा 0, फॉर x बराबर 1, y क्या होगा 1 होगा। तो एक पॉइंट तो मुझे दिख ही रहा था, ओरिजिन है ही, ये वाला पॉइंट है 0,0, और ये वाला दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे x भी 1 है और y भी क्या है 1 है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है 1,1, 1,1 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और ये वैलिड पॉइंट है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आपको क्वाड्रेंट भी देखना है, प्रॉपर क्वाड्रेंट। कभी कभी यहाँ पे ऐसे पैराबोला के इक्वेशन होंगे जहां पे y के दो वैल्यू आएंगे +1 और -1, या x के भी दो वैल्यूज आएंगे +1 या -1, फिर आपको चेक करना है कि +1 करेक्ट है या -1 करेक्ट है। वो कैसे चेक करोगे, उससे चेक करोगे कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में। तो सीधी सी बात है, x का लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट क्या होगा 1, तो x का लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। इसको सोल्व करो और देखो आंसर क्या आ रहा है, वो क्या होगा, एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स और एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। तो सिंपली ये स्टोरी है, जब भी आपको पूछे कि एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड करो या एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स फाइंड करो, सबसे पहले कर्व्स को ड्रॉ करो। कर्व को ड्रॉ करने के बाद ये देखो कि दोनों के बीच में कौन सा रीजन कॉमन है, तो यहां पे देखो दोनों के बीच में कौन सा रीजन कॉमन आएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में कॉमन वाला रीजन होगा। उसके बाद उस रीजन में देखो ऊपर कौन सा फंक्शन आ रहा है, नीचे कौन सा फंक्शन आ रहा है, तो ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। लेकिन जब x और y की वैल्यू निकालोगे तो ध्यान रखना कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, जिस क्वाड्रेंट में होंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो x और y के वैल्यूज वैलिड हमें लेने हैं। कभी कभी ऐसा आएगा x का माइनस, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा और x -1 आ जाएगा, y भी -1 आ जाएगा, या x -1 आ जाएगा, y +1 आ जाएगा। लेकिन फिर आपको देखना है कि क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो x इज इक्वल टू -1 हम नहीं ले सकते, क्या पता असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ओके, और जब कोई भी यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं f ऑफ x या g ऑफ x, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि किस फॉर्म में फंक्शन लिखेंगे, y का पावर 1 होना चाहिए और उसके जो राइट हैंड साइड में दिखेगा वो होगा f ऑफ x या g ऑफ x। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है y का पावर 1 है, तो y इज इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड में है वो मेरा f ऑफ x हो गया, और यहाँ पे भी y का पावर 1 है तो y अकेला है, तो इसलिए y के जो राइट हैंड साइड में वो मेरा क्या हो गया, g ऑफ x, क्या हो गया g ऑफ x। और दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जो क्वेश्चन में दिए गए होंगे, जो कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे डिफरेंट, तो उसके सॉल्यूशन से आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो फटाफट मुझे बता दो, ये समझ में आ गया, इसका आंसर 1/6 ही आएगा, इसका आंसर आएगा 1/6। क्या आएगा, 1/6 इज द करेक्ट आंसर, 1/6 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, 1/6 इज द करेक्ट आंसर। अगर देखो, अगर ऐसा केस मतलब नेट एरिया अंडर द का वो वाला अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इस पे ध्यान दो, ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स आपको समझ में आ गया, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, क्लियर हो गया, ये एरिया बिटवीन द टू कर्व्स क्लियर हो गया। ओके, तो समझ गए ना, मुझे बता दो एक बार, सेशन भी खत्म होने वाला है, 2 मिनट बाकी है, तो बस मुझे इतना बता दो कि क्वेश्चन अगर पूछता है आपको, ऐसे यूनिवर्सिटी में भी इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे, तब हमें बहुत टफ लगता था, अरे कैसे निकालेंगे, क्योंकि
हम क्या आदीन हो गए हैं ये चीजों को मैथमेटिकली सब चीजों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर कैलकुलस में जा रहे हो, जैसे कि हम कल भी देखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन आएगा या डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन आप 2 डेज प्लान में देखोगे या एरिया बिटवीन द टू कर्व्स देखोगे, तो उस केस में अगर आपकी ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग है, और इतनी स्ट्रांग भी नहीं चाहिए, सिंपल कर्व से उनको ड्रॉ करो, तो ज्योमेट्री के लिए अगर चीजों को देखोगे तो चीजें बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएंगी, आप चीजों को विजुअलाइज कर पाओगे, तो आप चीजों पे अच्छी पकड़ ला पाओगे, स्पेशली कैलकुलस में। मोर क्वेश्चन देखो, मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन सफिशिएंट थे। अभी इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में खुद करने हैं, असाइनमेंट में खुद क्वेश्चन करो। तो असाइनमेंट सब क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा फिर तो हो चुका। ज्यादा क्वेश्चंस आप कहां पे दोगे? असाइनमेंट में ज्यादा क्वेश्चंस कहां पे दोगे? तो इसका एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, तो मैं पहले ही बता दूं, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स का और डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी असाइनमेंट अपलोडेड है, वहां पे जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अभी अटेम्प्ट करना। और आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना दी जाती है कि मैं अभी आपको बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको मतलब ये क्या है, 80 स्टूडेंट्स ऑनलाइन और 60 लाइक्स, बहुत बुरी बात, बहुत दुखद घटना हो रही है आजकल मेरे साथ। तो यहां पे ध्यान दो, मैं आपको जाऊंगा यहां पे 2 डेज प्लान पे, रुकिए मेरे साथ, सर्च कर रहा हूं आपके कौन से वीडियोस आपको देखने हैं वो मैं बता रहा हूं। कौन से वीडियोस 2 डेज प्लान में आपको देखने हैं, आप जितने देख सकते हो देख लेना, क्योंकि मुझे पता है आपका शेड्यूल हेक्टिक रहता है, लेकिन मैं नंबर बता देता हूं, नंबर बता रहा हूं, बने रहना मेरे साथ, कहीं जाना नहीं, कहीं नहीं जाना, बोल दो ठीक है। ऑपरेटर भी बोल रहे हैं कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ बने रहो, मैं ढूंढ रहा हूं। अरे ढूंढो ढूंढो रे साजना, 1 सेकंड। लेक्चर नंबर 33 से जाना है लेक्चर नंबर 38, लेक्चर 2 डेज प्लान में जाना, लेक्चर नंबर 33 से जाना है लेक्चर नंबर 38, 33 to 38 आपको लेक्चर नंबर देखना है, 33 to 38 वाले लेक्चर आपको देखने, मतलब 6 लेक्चर आपको देखने हैं। तो 6 लेक्चर और बहुत ही छोटे छोटे हैं, 20-20, 25-25 मिनट के लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हो। ओके, तो चलो अभी ये नोट कर लो, लेक्चर नंबर 33 से लेक्चर नंबर 38 देख लो, और आई होप आपको मतलब टिप्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड करना सिंपल स्ट्रेटेजिकली जाना है, कुछ घबराने की बात नहीं है। सिंपल, पहले ग्राफ्स को ड्रॉ करो, फिर ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन को डिफाइन कर दो, एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ग्राफिकली नहीं निकालना है, कोई भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जो दोनों इक्वेशंस दिए गए उनको साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है, उनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो चलो हम फिर से कल मिलते हैं। तो कल हम देखते हैं कि हम ट्रिपल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, या क्योंकि हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ लिए, सिंगल इंटीग्रल, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स पढ़ लिए हो। अगर कल तक आपने मतलब 2-3 वीडियोस भी अगर डबल इंटीग्रल्स के देख लिए, वो क्लियर हो गया, तो हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल्स पे, क्योंकि गामा फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गामा फंक्शन के अभी तक पूरे गेट में 30 साल में 1 से 2 बार ही क्वेश्चन आया है, तो गामा फंक्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस गामा फंक्शन से कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स के, जहां पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो इजीली सोल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। तो वो कल हम ऐसा करेंगे, कल ट्रिपल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, परसों हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम। ओके, तो चलो हम कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे, शाम को 7 बजे, स्ट्रिक्टली 7 बजे, और फिर देखेंगे, अभी 1-2 लेक्चर होगा, और कल तक ट्राई करना। देखो मैं एक बात आपको बता देता हूं, डबल इंटीग्रल्स के लेक्चर देखने से पहले आप असाइनमेंट सॉल्व कर देना। असाइनमेंट सॉल्व करना, कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है, उसमें आ जाना। एक बार असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए फिर डबल इंटीग्रल्स पे जंप करना। ओके, तो चलो मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे शाम को 7 बजे, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।